आज हम डीएफटी पढ़ेंगे। तो डीएफटी इसका मतलब है जी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें मैं जिस सिग्नल के साथ डील करूंगा वो एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स ऑफ एन टी के साथ। और एक्स ऑफ एन टी से मुराद हो गया कि जो ये मेरे पास सिग्नल है एक्स ऑफ एन टी, ये एक डिस्क्रीट इंटरवल्स पे डिफाइंड है और डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स जो उसके हैं वो भी डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स पे वो डिफाइंड है। उसका इंटरवल्स हैं जी एन इज़ 0 1 2 टिल एन माइनस एन। तो इस सिग्नल के जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो कैपिटल एन नंबर ऑफ सैंपल्स हैं मेरे पास। तो मैंने इसका डीएफटी लेना है। तो इसका डीएफटी लेने का तरीका ये है कि मेरे पास मुझे एक्स ऑफ के साई चाहिए। सो दिस इज साई इज दी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। और ये हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है और ये हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाय एन टी के। दैट इज द फार्मूला फॉर द फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। और के है तो के की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक जा रही है। के इज आल्सो गोइंग फ्रॉम 0 1 2 अप टिल एन नंबर एन माइनस 1। सो वी हैव टोटल नंबर ऑफ एन सैंपल्स फॉर द discrete टाइम सिग्नल एंड एन सैंपल्स फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो जो एक्स के होगा उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक उसकी रियल टर्म होगी और एक उसकी इमेजिनरी टर्म होगी। और जाहिर सी बात है जब ये होगा तो मैं अब इसको ऐसे भी देख सकता हूँ, उसका एक कोई ना कोई मॉड होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा उसका मैग्नीट्यूड, और इसका कोई ना कोई थीटा होगा जो रिप्रेजेंट करेगा tan इनवर्स ऑफ आई ऑफ के डिवाइडेड बाय आर ऑफ के। तो ये मैं उसका एंगल भी निकाल सकता हूँ और उसका थीटा भी निकाल सकता हूँ। ठीक हो गया। तो वो रिप्रेजेंटेशन है कि आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा आप उसको इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और इन टर्म्स ऑफ एंगल रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो तो उसका जो फार्मूला होगा एक्स ऑफ के का दैट इज इक्वल टू समेशन एन गोइंग फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1। देखिए ये समेशन एन पे चल रही है और मैं फाइंड क्या कर रहा हूँ एक्स ऑफ के। सो दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन टी ई रेस टू पावर माइनस जे के साई एन टी। सो दैट इज द फार्मूला, बिल्कुल सेम फॉरियर ट्रांसफॉर्म का है। अगर मैं साई की वैल्यू देखूँ तो साई की वैल्यू है 2 पाई ओवर एन टी, तो मैं इसमें प्लग इन कर दूंगा। सो द फार्मूला इज नाउ एक्स ऑफ एन टी ई रेस टू पावर माइनस जे 2 पाई के एन टी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन टी। सो आप देखें ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी आपस में कैंसिल आउट हो गए। सो दी फार्मूला बिकम्स e raised to power minus j 2k by n by capital N. So that is the formula. इसमें अगर आप थोड़ा गौर से देखें जो मेरे पास समेशन चल रही है, जो मेरे पास समेशन चल रही है वो चल रही है n के ऊपर, और ये जो एन टी है ये डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स हैं। ठीक हो गया। तो एन की वैल्यू 0 होगी 1 होगी 2 होगी अप टिल एन माइनस 1 तक जाएगी। इसी तरह ये जो कैपिटल एन है ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। स्मॉल एन के ऊपर समेशन चल रही है, के जो है वो इसके साथ काम कर रहा है। सो व्हेन के इज 0 तो ये आपके पास ई रेज़ टू पावर 0 आ जाएगा। व्हेन के इज 1 तो उसकी वैल्यू चलेगी। और के कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, के गोइंग फ्रॉम 0 1 2 अप टिल एन माइनस 1। तो के की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो ये मेरे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला था। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस सीक्वेंस का किसी भी सीक्वेंस का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि वो कैसे फाइंड करते हैं। सो द सीक्वेंस जो मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 0 0 1। सो इसको अगर मैं इंटरवल्स के ऊपर लिखूं तो x ऑफ 0 1 के बराबर है, x ऑफ 1 t जो है वो भी 0 के बराबर है, x ऑफ 2 t जो है वो भी 0 के बराबर है, और x ऑफ 3 t जो है वो 1 के बराबर है। सो ये मेरे पास उसके इंटरवल्स आ गए। ठीक हो गया।
तो ये मेरे पास x ऑफ n की वैल्यूज आ गई सारी की सारी. So what is x of k? X of k is equal to summation n going from 0 to n minus 1 x of nt e raised to power minus j 2 pi k n by n. So मैंने अब ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो मैं पहले समेशन ओपन अप कर लूँ ताकि आपको एग्जैक्ट फार्मूला समझ आ जाए. तो ये आपके पास आ जाएगा x ऑफ 0 जब n 0 होगा ई रेस टू पावर जीरो, क्योंकि के की जगह जब जीरो पुट करूँगा, सॉरी एन की जगह मैं जब जीरो पुट करूँगा तो ई रेस टू पावर जीरो, ई रेस टू पावर जीरो प्लस एक्स ऑफ टी ई रेस टू पावर माइनस जे 2 पाई के बाय एन प्लस एक्स ऑफ 2t ई रेस टू पावर माइनस जे 2 पाई के इंटू 2 बाय एन, और द लास्ट वन एक्स ऑफ 3t e रेस टू पावर माइनस जे 2 पाई के 3 बाय एन. तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी n की वैल्यूज को डाल के समीशन को ओपन अप कर दिया. अच्छा, अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो x ऑफ t आपके पास जो था क्वेश्चन में दैट इज 0 और x ऑफ 2t भी जो था वो 0 था, तो मीन्स ये दोनों टर्म्स आपके पास हो जाएंगी 0. सो आई ओनली लेफ्ट विद x ऑफ 0 e रेस टू पावर 0 1 होता है तो x ऑफ 0 आ गया प्लस x ऑफ 3t e रेस टू पावर माइनस जे 2 पाई के 3 बाय 4, क्योंकि n आपके पास क्या है 4. कैसे 4 हो गया 1 2 3 4, और सैंपल नंबर क्या है 0 1 2 3, टोटल n नंबर ऑफ सैंपल्स में क्या 4 है. तो ये आपके पास आ गया. तो x ऑफ 0 की वैल्यू है 1 प्लस x ऑफ 3 की वैल्यू भी क्या 1. So it is give you e raised to power minus j 6 pi k by 4, और आप इसको ऐसे देख सकते हैं 1 प्लस e raised to power minus j 3 pi k by 2. तो ये मेरे पास x ऑफ k है. ठीक हो गया, मैंने सिंप्लीफाई करके लिख लिया. अब आप इसके हार्मोनिक्स फाइंड कर लें. व्हाट इज x ऑफ when k is 0, so this will give you x of 0 is equal to 1 plus e raised to power 0, which is 1 plus 1 is equal to 2. When k is 1, it will give you x of 1 is equal to 1 plus e raised to power minus j 3 pi by 2. So that is equal to 1 plus cos 3 pi by 2 minus j sin 3 pi by 2. So अगर आपको थोड़ा सा याद हो, कॉस तमाम पाई बाई 2 पे 0 होता है और साइन तमाम पाई बाई 2 पे 1 होता है, तो आपको आंसर दे देगा 1 माइनस j. सो व्हेन k is 2, it will give you x of 2 is equal to 1 plus e raised to power minus j 3 pi 2 by 2. ऐसे आ जाएगा. k की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 3 2 6 pi by 4. तो अब आप इसको 6 पाई बाई 4 आ गया, बल्कि 2 और 2 कैंसिल कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 पाई बाई 2 ही जाएगा. तो 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस जे 3 पाई. जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो आ जाएगा कॉस 3 पाई माइनस जे साइन 3 पाई, और साइन तमाम पाइस पे 0 होता है, कॉस तमाम पाइस पे 1 होता है, लेकिन 3 पाई के ऊपर इसकी वैल्यू -1 होगी तो आंसर आ जाएगा 0. और जब आप रखेंगे k को 3, द लास्ट वन, तो ये आपके पास आ जाएगा x ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस जे 3 पाई इंटू 3 बाई 2. सो इट विल गिव यू 1 प्लस ई रेज़ टू पावर जे 9 पाई बाई 2. सो इट विल गिव यू 1 प्लस जे. सो जो मैंने ट्रांसफॉर्म किया इसको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, सो जो मेरे पास सिग्नल था 1 0 0 1, सो दिस विल ट्रांसफॉर्म इनटू 2 इंटू 1 माइनस जे 0 1 प्लस जे. ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम, ये टाइम डिस्क्रीट टाइम डोमेन थी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में है. तो अगर आप एक्स ऑफ के को देखें तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ के, इट विल गिव यू 4, 2 का स्क्वायर. मेरे पास पहले ना 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 2 ही आ जाएगा वापस.
वन माइनस जे है, वन साइड, सेकंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक। जीरो पे तो जीरो ही था, वन माइनस वन तो इसका आ जाएगा जी अंडर रूट टू, और इसका भी क्या आ जाएगा अंडर रूट टू। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। और जब आप इसका एंगल निकालोगे, सो दिस विल गिव यू, टू का एंगल होता है जीरो, पहले का एंगल आपके पास आ गया जीरो, दूसरे पे आपका एंगल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस वन ओवर वन, सो tan इनवर्स ऑफ माइनस वन, सो इट विल गिव यू 45 डिग्री माइनस में, तीसरा है जीरो तो जीरो रहेगा, और चौथे का जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस 45 डिग्री। ठीक हो गया भाई। तो ये मैंने इसका मैग्नीट्यूड के साथ भी इसको रिप्रेजेंट करा दिया और उसका एंगल भी दिखा दिया। तो ये मैंने टाइम डोमेन से, डिस्क्रीट टाइम डोमेन से इसका डीएफटी निकाल दिया। तो डीएफटी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे टाइम डोमेन में भी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी देंगे, और आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास रियल पार्ट भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी मौजूद है। तो ये तो इसका हमने ट्रांसफॉर्म लेके दिखा दिया कि इसका ट्रांसफॉर्म कैसे लेते हैं। अब हम इसका लेंगे इन्वर्स ट्रांसफॉर्म। तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म में अगर आप देख लें कि आपके पास, अगर हम पहले इसकी एक और दो प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर तो मैं वन साई लिख रहा हूँ, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साई? साई इज बेसिकली इक्वल टू 2 पाई ओवर एन टी, सो 2 पाई ओवर 4t, सो दैट इज इक्वल टू पाई ओवर 2t। व्हाट इज टी? टी इज द सैम्पलिंग टाइम। तो सैम्पलिंग टाइम क्या होता है जी? आपका जो एफ एम है मैक्सिमम 4 किलो हर्ट्स होती है। जब आप इसको सैंपल करते हैं सो इट विल गिव यू 8 किलो हर्ट्स, और जो इसका टाइम आ जाएगा दैट इज 125 माइक्रोसेकेंड। तो आप जो फर्स्ट हार्मोनिक आपका निकलेगा, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इट इज पाई ओवर 2 इंटू 125 माइक्रोसेकेंड, सो दिस विल गिव यू 12.57 किलो हर्ट्स। ठीक होगा? सो दैट इज वन साइड। टू साइड क्या होगा कि आप इसी जो आपका आंसर आया 2 इंटू 12.57 किलो हर्ट्स कर लें, एंड सिमिलरली यू गॉट द थ्री साइड, तो इट विल गिव यू 37.71 किलो हर्ट्स, एंड दिस विल गिव यू 25.14 किलो हर्ट्स। दिस इज द साइज जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये वैल्यूज, तो इसकी वैल्यूज ये आ जाएगी 12.57, 25.14, 37.7। ठीक होगा जी? तो ये आपके पास इन साइज की वैल्यूज आ गई है। So let's see the property of the discrete Fourier transform, which is x of k plus n। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पीरियोडिक कहाँ पे होता है। तो x of k plus n है, तो n going from 0 to n minus 1, x of nt e raised to power minus j2 pi k n by कैपिटल n। लेकिन अब मैंने k की जगह क्या वैल्यू प्लग इन करनी है? ये x of k का फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला x of k का, मैंने k की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है? k प्लस n। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा, इसको मैं रीराइट कर देता हूँ k प्लस n। तो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n गोइंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, x ऑफ nt e रेस टू पावर माइनस j2 पाई k n बाई n, और बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है तो वो वही फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, e रेस टू पावर माइनस j2 पाई n कैपिटल N बाई n, और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बाकी पीछे क्या बचा? e रेस टू पावर माइनस j2 पाई n। तो ये वैसे एक ऐसा फंक्शन है जिसका मॉड किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ठीक है, सो इट विल गिव मी समेशन x ऑफ nt e रेस टू पावर माइनस j2 पाई k n बाई n, सो दैट इज इक्वल टू x ऑफ k। यहाँ से मुझे पता चला कि x ऑफ k प्लस n इज इक्वल टू x ऑफ k। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आगे जाकर काफ़ी यूज होगी है। सम की प्रॉपर्टी समझ आ गई आपको? अच्छा, उसके बाद हम इसी का इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म लेंगे, सॉरी इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो
उसके लिए इन्वर्स डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक्स ऑफ एन टी अब फाइंड करूँगा, सो दैट इज इक्वल टू 1/n। अब समेशन जो चलेगी वो के पे चलेगी, क्योंकि के आपके पास जो आपके पास फंक्शन गिवन होगा वो एक्स ऑफ के की फॉर्म में होगा, एक्स ऑफ के ई रेस टू पावर प्लस जे 2k पाई n बाय n। मैं इसको इसी तरह जैसे लास्ट टाइम किया मैं इसको वैसे ही सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए सॉल्व करने का तरीका ये कि मैं अब ऐसा करता हूँ कि मैं आपको एक और मेथड से पढ़ा देता हूँ, ताकि आप जब इसको हम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे हमें पता चल जाए कि वो कैसे अप्लाई होता है। तो मैं कहता हूँ जी फॉर n इज इक्वल टू 0, so this will give you x of 0 is equal to 1/4 summation k going from 0 to 3, क्योंकि n आपके पास क्या है 4 है, 4 minus 1 3, x of k e raised to power 0, क्योंकि n की जगह 0 आया, e की पावर 0 क्या होता है 1, तो it will give you 1/4 summation k going from 0 to 3 x of k, और x of k अभी आपने निकाला है, x of k की वैल्यूज आपने क्या निकाली है, पहली वैल्यू थी 2, दूसरी वैल्यू थी 1 प्लस j, तीसरी वैल्यू थी 0 और चौथी वैल्यू थी 1 माइनस j। सॉरी आगे पीछे भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि प्लस ही हो रही है, ठीक है। सो प्लस j माइनस j कैंसिल हो गए, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 4, आंसर इज 1। तो अब देखें आपका जो पहला सीक्वेंस था वो 1 है। Okay, when I plug n is equal to 1, x of 1 is equal to 1/4 summation k going from 0 to 3 x of k e raised to power plus j 2 pi k by 4। ठीक है भाई, n 1 हो गया, पाई बाय 4, तो ये आपके पास आ गया 2 और 2 कैंसिल, पाई बाय 2 आ गया, सो इट इज इक्वल टू 1/4। अब आप x ऑफ k की पहली वैल्यू थी 1 ई रेस टू पावर 0, दूसरी वैल्यू थी 1 प्लस जे ई रेस टू पावर j पाई बाय 2, तीसरी वैल्यू थी 0 तो अगली 0 होगी, और चौथी वैल्यू थी 1 माइनस जे ई रेस टू पावर j 3। अब जब k की जगह 3 आएगा तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ई रेस टू पावर j 3 पाई, तो ये टर्म्स आ जाएंगे। तो 1/4 वैसे का वैसे ही रहा, यह आ गया 1 प्लस j ई रेस टू पावर j पाई बाय 2, तो 5/2 का मतलब है cos 0 होगा और इसकी वैल्यू जो आएगी साइन आ जाएगी, तो यहाँ पर आ गया प्लस j और 0 खत्म हो गया, 1 माइनस j और ये 3 पाई है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी वैल्यू 1 आ जाएगी, सॉरी माइनस। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू दी 0, ठीक है। बल्कि यहाँ पर ऐसा आएगा कि ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, ये 3 पाई बाय 2 आएगा और यहाँ पर आएगा माइनस j, तो ये आ गया 1/4, 1 प्लस j प्लस j स्क्वेयर माइनस j माइनस माइनस प्लस j स्क्वेयर, तो माइनस j प्लस j कैंसिल हो गए, j स्क्वेयर होता है -1 के बराबर और ये भी क्या होता है जी -1 के बराबर, और ये वाला भी एक 1 था इसका, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 - 1 0, तो आपका पूरा जो रिजल्ट हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, और ये यहाँ पर था 2, तो आपके पास आ गया आंसर 0, ठीक हो गया भाई। तो अब मैंने इसमें थर्ड केस में मैंने n को लिया 2, सो व्हेन n इज 2, तो ये आपके पास आ जाएगा स्मॉल x of 2t is equal to 1/4 summation k going from 0 to 3 x of k e raised to power j pi k, ठीक है भाई। अब जब इसको मैं वैल्यूज इसमें प्लग इन करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू प्लस 1 प्लस j e raised to power j pi प्लस 0 प्लस 1 माइनस j e raised to power j 3 pi, ठीक होगा भाई। तो सॉरी ठीक ही जगह 3 आएगा, 3 पर आ जाएगा, तो तमाम पाइस के ऊपर ये आपको वैल्यू 1 + 1 देगा और ये वैल्यू आपको वैल्यू देगा -1 देगा, ये भी -1 देगा, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू द 0। एंड सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 3 it will give you
x of 3t 1/4 summation k going from 0 to 3 x of k x of k और यहाँ पर आ जाएगा e रेज़ टू पावर j 3π/2k। सो इसी तरह आप जब इसमें समीशन को ओपन अप करके वैल्यूज प्लग इन करोगे तो ये आपको आंसर दे देगा 1। तो आपने अब अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया 2 1 प्लस j 0 1 माइनस j से 1 0 0 1। तो देखें जो आपने DFT लिया था उसने आपको वही सेम चीज़ जो है वो उसका इन्वर्स DFT प्रोवाइड करके दे दिया उसने उसी चीज़ का। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम किसी भी चीज़ का डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे एक टाइम इंटरवल, इधर से जब मैं इधर गया था तो मेरे पास ये रिजल्ट है, तो सिमिलरली जब मैं फार्मूले में सेम वैल्यूज़ प्लग इन करूँगा तो यही रिजल्ट इसके अंदर आ जाते हैं। अगर आप इसमें एक चीज़ को थोड़ा सा नोट करें कि मैं बार बार कुछ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करूँ एंड दीज वैल्यूज आर नोन एज e रेज़ टू पावर j थीटा। बार बार इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करूँ e रेज़ टू पावर j थीटा e रेज़ टू पावर माइनस j थीटा। तो थीटा की वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं इसके अंदर। तो बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं काशी आयलर इक्वालिटी जो ये बताता है e रेज़ टू पावर j थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा प्लस माइनस j sin थीटा। तो आप इसकी बेस के ऊपर इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें। तो इन सारों में आपको ये बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अगर आप इसकी थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर लें इसकी अगर हम, तो अभी हमने ये जो DFT फाइंड किया है ये 4 पॉइंट DFT है। ठीक हो गया? ये कौन सा DFT है? 4 पॉइंट DFT है। 4 पॉइंट से मुराद है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल 4 है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा हम रिव्यू करें तो मैंने क्या किया कि इसके जब मैंने ट्रांसफॉर्म लेने की कोशिश की तो मैंने इसमें नंबर ऑफ एडिशंस और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स एडिशन है। तो इससे मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहा हूँ अपने एल्गोरिदम की। तो अगर आप देखें कि मैं खाली इस टर्म की बात करूँ, ये जो टर्म मैंने आपके सामने लिखी हुई है, तो मैं सिर्फ एक पॉइंट के लिए 1 2 3 एडिशन कर रहा हूँ और कितनी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। देखें इसके साथ तो e रेज़ टू पावर j 0 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी e रेज़ टू पावर j 2πk मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन कितनी कर रहा हूँ? 1 2 3 4 मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ और 3 एडिशन कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स n थे तो मैंने n इंटू n-1 एडिशन किए और टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन n इंटू n की। तो जो टोटल मेरे एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो n² प्लस n इंटू n-1 है। तो अगर मैं इसको ज़रा सॉल्व कर लूँ सो 2n² माइनस n इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माई एल्गोरिदम। सो मीन्स फॉर कि मैं कह रहा हूँ कि जब मेरे पास n4 होगा तो जो टोटल नंबर ऑफ मेरी मतलब कंप्यूटेशंस होंगी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इज 2n² माइनस n। सो 2 इंटू n² इज 16 माइनस 4। तो 16 4 to 32 माइनस 4 28 नंबर ऑफ मैंने कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस की। इसी तरह अगर n को मैं 16 कर दूं तो ये आप देख लो कि ये 16 का स्क्वायर माइनस 16। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस। और प्रैक्टिकली जब हम सिग्नल को भेज रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, तो इसके हम नंबर ऑफ सैंपल्स जो है ना मिनिमम 5 1 2 या 10 2 4 या 4 0 9 6 रखते हैं। तो अब आप हिसाब लगा लेंगे कितना कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्स है कि इसमें कितनी ढेर सारी आपको मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस करनी पड़ती हैं। तो अगर मैं सिर्फ इस सिनेरियो को कंसिडर करूं सो आई हैव टू डू n इंटू 1024 स्क्वायर माइनस 1024। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ
कंप्यूटेशंस आ जाएंगी और 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 विल गिव मी, सो जो मैंने टोटल नंबर ऑफ इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशंस करनी है इस 2096128, ये मेरे पास टोटल कंप्यूटेशन कॉस्ट है इसकी। तो आप देख लो इसकी कंप्यूटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम DFT को काफ़ी जगहों पे यूज़ नहीं करते। हम एक और एल्गोरिदम यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज डेसिमेशन इन टाइम, जिसको मैं फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म कहता हूँ। लेकिन मैंने आपको इसकी सिर्फ एक डिसएडवांटेज ही बता दिया कि इसमें ये आपके पास डिसएडवांटेज होता है, जिसकी बेस पे हम इस एल्गोरिदम को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं।